Hello everyone. So today we are going to revise the maximum weightage chapter of the class 12 boards electrochemistry। और ये चैप्टर चलता है कि जो हम ये रिमोट में घड़ियों में सेल डालते हैं, हाउ दिस सेल वर्क्स, कैसे इनमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो वहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है कि टू एक्सप्लेन द वर्किंग, सबसे पहले हमें समझना है गैल्वेनिक सेल, कि वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कैसे करता है वो? तो उसके लिए सबसे सिंपल सेल समझाते हैं, जो बनता है जिंक और कॉपर से, कि जिंक की इलेक्ट्रोड और कॉपर की इलेक्ट्रोड। जिंक के इलेक्ट्रोड को एक कंटेनर में ZnSO4 में डिप कर दिया और कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट CuSO4 में डिप कर दिया। और यहां हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है, तो उसको मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए यहां लगा दिया गैल्वेनोमीटर। तो बोलते हैं जब जिंक को ZnSO4 में डिप किया तो जिंक हैज पोटेंशियल टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है कि जो जिंक है वो जिंक +2 कि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन इस जिंक की इलेक्ट्रोड पे लग जाएंगे और Zn+2 के आयंस वो लिक्विड में डिपॉजिट होने लग जाएंगे। और फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर से ट्रांसफर होते हैं टुवर्ड्स दी कॉपर। और ये जो कॉपर सल्फेट है, पहले ये कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा Cu+2SO4-2 आयंस में ब्रेक हो गया। और इसके जो Cu+2 आयंस हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां पे आएंगे वो इन Cu+2 के आयंस को अट्रैक्ट करेंगे और Cu+2 के आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बन के यहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअस बन जाएगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करंट। और यहां से हमें करंट मिलता है। एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरा एलिमेंट रिडक्शन कर रहा है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन वो जिंक, जिसकी रिडक्शन वो कॉपर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर। और साथ में हमें याद रखना है एनऑक्स रेड कैट। एनऑक्स मतलब जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड की रिएक्शन होती है पूरे चैप्टर में, पूरी केमिस्ट्री में। और रेड कैट जो रिडक्शन है वो कैथोड पे होती है। तो यहां पे जो जिंक की टर्मिनल है वो एनोड का रोल प्ले कर रही है और जो कॉपर की टर्मिनल है वो कैथोड का रोल प्ले कर रही है। तो हमसे पूछेंगे फ्लो ऑफ करंट बताओ। तो फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां हो रहा है? कॉपर टू जिंक, कैथोड टू एनोड। कॉपर टू जिंक, कैथोड टू एनोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहा है। और इस सेल में एक वर्ड आता है सॉल्ट ब्रिज। और फिर हम चलेंगे सबसे मेजर न्यूमेरिकल पार्ट पे कि सॉल्ट ब्रिज, ये जो सेल हैं इनमें चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। कौन सा चार्ज? कि लेफ्ट कंटेनर में जिंक आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है और राइट कंटेनर में कॉपर आयन ये तो डिपॉजिट हो रहे हैं और पीछे बच गए सल्फेट आयन, वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो लेफ्ट वाले में जिंक, राइट वाले में सल्फेट। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, टू मेंटेन दी न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल,
टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, यहां पे एक ऐसे यू शेप ट्यूब लगाते हैं, उस ट्यूब को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और उस ट्यूब में डाल दिया इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, और वो जो KCl है उसका क्या रोल है कि जो उसमें K+ आयन है, जो उसमें K+ आयन है वो न्यूट्रल करेंगे सल्फेट को, कि K+ आयन किसको न्यूट्रल कर रहे हैं, SO4-2 को, और जो Cl- है वो न्यूट्रल करेगी Zn+2 को, कि जैसे ही यहां पे Zn+2 आएगा Cl- उसको न्यूट्रल कर देगा और सल्फेट माइनस को K+ न्यूट्रल कर देगी, और KCl को डालते हैं अगर सॉल्यूशन में, ताकि उसके जो आयंस हैं वो इस सेल के अंदर आके मिक्स ना हो जाए, उसको एक जेली में के थ्रू इसमें ऐड करते हैं सॉल्ट ब्रिज में। तो टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द करंट, ये होता है सॉल्ट ब्रिज। तो हमारे सेल में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है, कॉपर रिड्यूस कर रहा है, और इसकी बनती है नेट इक्वेशन। नेट इक्वेशन मतलब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके कि Zn+Cu+2, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कैंसिल हो जाएंगे, गिव्स Zn+2+Cu। तो ये नेट इक्वेशन हो गई, और साथ में हमें लिखनी है न्यूमेरिकल्स के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में आगे ऑक्सीडेशन पीछे रिडक्शन, आगे ऑक्सीडेशन पीछे रिडक्शन, और बीच में डबल स्लैश जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। और जो इस मटेरियल की एनोड बनी है, जैसे यहां पे एनोड जिंक की बनी है और जिंक की ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो हमने जिंक को बस एक बार ही लिख दिया, और Copper+2 कॉपर में रिड्यूस कर रहा है, और जो कैथोड है वो भी कॉपर की बनी है। कि मान लो ये सेल ऐसे होता जैसे Zn+2, कि Zn ऑक्सीडाइज हो रहा है पर हाइड्रोजन H+ से H2 में रिड्यूस हो रही है, H+ से H2 में, और H2 एक गैस है। अब गैस की इलेक्ट्रोड तो हो नहीं सकती, तो यहां पे एनसीईआरटी बुक में साथ में लिख देते हैं प्लेटिनम, कि जो कैथोड है वो किसकी बनी है, वो बनी है प्लेटिनम की। तो वो हमने मेंशन करना है, वो साथ में मेंशन कर दिया इन दी कैथोड। और अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा तो जो एनोड है वो भी जिंक की बनी है, और जिंक ही ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऐसे ये जो घड़ी में सेल डलते हैं, रिमोट्स में सेल डलते हैं, दिस इज हाउ दे फंक्शन, कि एक अंदर ही अंदर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है, और उससे हम इस सेल को यूज कर रहे हैं। तो वो रिएक्शन हम लास्ट ऑफ द लेक्चर में सीखेंगे। अभी ये जो सेल होते हैं इनकी वोल्टेज, इनका जो ईएमएफ है वो कैसे फाइंड करते हैं, अब वो समझना है हमें, जिसको बोलते हैं E0 सेल, कि उस ईएमएफ को बोला जाता है E0 सेल। तो पहले टेक द स्क्रीनशॉट, अंडरस्टैंड दिस, और फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे। तो सेल की वोल्टेज कैसे फाइंड करें, ईएमएफ ऑफ सेल, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे इस ईएमएफ को लिखा जाता है E0 सेल। तो उस E0 को निकालने के लिए जो सेल जिस जिस एलिमेंट का बना हुआ है उनकी ये हमें वैल्यूज देखनी है, कि ईच एलिमेंट हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, और इस वैल्यू को बोला जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। घबराओ नहीं, ये वैल्यू हमें एग्जाम में गिवन होगी, बस हमें इन वैल्यूज को समझना है और कैसे इसको यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। E0 सेल का फॉर्मूला होता है कि जो एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है उसकी वैल्यू आगे, माइनस जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू फाइंड करी गई है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में,
कि हाइड्रोजन की ई नॉट वैल्यू होती है 0। बस ये वैल्यू याद रखनी है, हाइड्रोजन हैज 0 पोटेंशियल, और उसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, उसके नीचे नेगेटिव वैल्यू है। और ये जो ई नॉट लिखा जाता है, ये ई नॉट, चाहे हमें कॉपर की वैल्यू दे रखी हो, चाहे हमें जिंक की वैल्यू दे रखी हो, बस जो वैल्यू गिवन होगी वो वैल्यू के साथ हमेशा रिडक्शन रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए। इस टेबल को ही बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कि Ag प्लस से Ag, Mg प्लस 2 से Mg की जो ई नॉट वैल्यू है दैट शुड बी इन रिडक्शन फॉर्म ओनली। ई नॉट वैल्यू शुड बी इन रिडक्शन फॉर्म ओनली, कि जब एलिमेंट के साथ में वैल्यू लिखेंगे तो उस वैल्यू में रिडक्शन रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए। और कॉपर प्लस 2 से कॉपर की वैल्यू होती है प्लस 0.34, जिंक की वैल्यू होती है माइनस 0.76, Ag प्लस से Ag की वैल्यू 0.80, Mg प्लस 2 से Mg की वैल्यू माइनस 2.37। तो देखो किसी एलिमेंट की वैल्यू पॉजिटिव है और किसी एलिमेंट की वैल्यू नेगेटिव है। तो अब हमें इनका मीनिंग समझना है कि इफ ई नॉट इज पॉजिटिव और इफ ई नॉट इज नेगेटिव, तो ये वैल्यू किस फॉर्म में लिखी जाती है? ये वैल्यू लिखी जाती है रिडक्शन की फॉर्म में। और जिस एलिमेंट की वैल्यू पॉजिटिव है उसका क्या मीनिंग हुआ कि वो एलिमेंट, बहुत ध्यान से समझना, एनसीईआरटी में पूरा ऐसे 3-4 क्वेश्चन सिर्फ इन वैल्यूज पे ही एग्जाम्पलर में एमसीक्यू दे रखे हैं। जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है मतलब वो एलिमेंट उतना ही जल्दी रिड्यूस करेगा, कि इफ ई नॉट इज पॉजिटिव मतलब एलिमेंट wants to reduce easily। और हम लिखेंगे more the positive value more easily the reduction, कि जिस एलिमेंट की जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी रिडक्शन भी उतनी ही जल्दी होगी। मोर इजली दी रिडक्शन, और जो खुद जल्दी से रिड्यूस करेगा उतना ही अच्छा वो स्ट्रॉन्गर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। कि हमसे पूछेंगे इन चारों में कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसे ही 4 वैल्यू देके क्वेश्चन आ जाएंगे एमसीक्यू में। तो जिस एलिमेंट की रिडक्शन सबसे जल्दी होगी वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन किसकी अच्छी होगी? जिसकी पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू ज्यादा है। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? Ag की। तो हम बोलेंगे सिल्वर या सिल्वर आयन Ag प्लस इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पॉजिटिव वैल्यू मतलब वो इजिली रिड्यूस होगा, और नेगेटिव में एलिमेंट डज नॉट वांट टू रिड्यूस, एलिमेंट डज नॉट वांट टू रिड्यूस, so it will oxidize easily, so it will oxidize। और यहां लिखेंगे हम more the value with negative sign, more the value with negative sign, more the value with negative sign, more easily the oxidation, more easily the ऑक्सीडेशन, और जो खुद जल्दी से ऑक्सीडाइज करेगा बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट। नेगेटिव वैल्यू एक Zn प्लस 2 से Zn, कि जो Zn प्लस 2 से Zn है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, वो रिड्यूस नहीं करना चाहता, तो हम बोलेंगे जिंक वांट्स टू ऑक्सीडाइज, जिंक वांट्स टू
ऑक्सीडाइज मोर इजिली। और यहां भी Mg+2 से Mg की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये भी रिड्यूस नहीं करना चाह रहा, और इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है तो ये तो बिल्कुल ही रिड्यूस नहीं करना चाह रहा, और उल्टा अपोजिट उतनी ही जल्दी करेगा कि मोर द वैल्यू विद नेगेटिव साइन मोर इजिली द ऑक्सीडेशन, मोर इजिली द ऑक्सीडेशन। और जो खुद ऑक्सीडाइज करेगा वो कौन सा एजेंट बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? Mg इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन चारों में से। और पूरे पीरियोडिक टेबल में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है कि लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कि लिथियम प्लस लिथियम में तो जाना ही नहीं चाहता, और लिथियम से लिथियम आयन बनना उसके लिए सबसे अच्छा है। तो ये हो गया बेस्ट कि वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव वैल्यू मोर इजिली दी रिडक्शन, एंड बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन। तो ये हमें याद रखना है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और इन वैल्यू को अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन में दे देंगे न्यूमेरिकल में। अब इसको कैसे न्यूमेरिकल में यूज करना है? तो वही E0 सेल, बस वो निकालना है। उसको निकालने के लिए रिडक्शन वाला एलिमेंट कॉपर, और कॉपर की वैल्यू है +0.34 माइनस जिंक वाली वैल्यू 0.76, -0.76 ये जिंक की वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा आंसर। बट क्या बोला? ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कि 11th में इनके साथ इनकी मोलैरिटी दे रखी होगी रिप्रेजेंटेशन में, और वो होती थी 1 मोलर। बट 12th में यही मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और उसी के लिए हमें पढ़नी है नस्ट इक्वेशन। और यही सबसे मेजर टॉपिक है जिसका 99% न्यूमेरिकल आता है, नस्ट इक्वेशन। कि जब कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड हो जाए तो टेम्परेचर को तो चेंज नहीं करते, टेम्परेचर तो वही रखेंगे, बस कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगी। तो उस टाइम पे हम इसको बोलेंगे ई सेल, और ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591 ओवर n, और लॉग। तो देखो यहां पे हमें जो नेट इक्वेशन बनाई थी उसको यूज करना होता है। एक तो अगर फॉर्मूला प्रॉपर लिखे तो वो बनता है नेट इक्वेशन के हिसाब से लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड और रेज टू पावर जो उनके मोल्स बनेंगे नेट इक्वेशन में। ठीक है, तो या तो नेट इक्वेशन बनाए, और नहीं तो इसका शॉर्टकट होता है बस फॉर्मूला ये लिखना, और शॉर्टकट बन जाता है रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्ट करने का। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591 ओवर n लॉग, बस प्रोडक्ट की जगह हम लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, जो ये मोलैरिटी दे रखी है इसको हम कंसंट्रेशन बोलेंगे। जैसे हमें लिख दिया 0.1 मोलर। अभी प्रॉपर न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, और कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन वो डिनोमिनेटर में, और दोनों की पावर मोल्स। तो ये नोट करो, इस फॉर्मूले को समझो, फिर n का मीनिंग समझते हैं और साथ में करते हैं न्यूमेरिकल। सो नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड दिस, एंड देन वी आर गोइंग टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। तो व्हाट इज n इन दी फॉर्मूला? कि फॉर्मूला क्या लिखा हमने? ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591 ओवर n, और उसके बाद लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कि जो इक्वेशन बनेगी उसमें प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे,
और दोनों की पावर मोल्स। तो n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ कि यहां जिंक से जिंक +2 कितने का चेंज? 2 इलेक्ट्रॉन का। कॉपर +2 से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों में चेंज सेम है, तो हम बोलेंगे N2 कि या तो ऑक्सीडेशन से ले लो या रिडक्शन से ले लो। बट अगर ये दोनों वैल्यू सेम ना हो, Zn से Zn+2, Ag+ से Ag, कि जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है और Ag+ रिड्यूस कर रहा है, तो जब हम इन दोनों वैल्यू को दोनों से नेट इक्वेशन बनाएंगे तो ये जो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है कि जो n है वो दोनों में सेम होना चाहिए। इसमें 0 से 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज और इसमें +1 से 0 1 का चेंज। तो 1 इलेक्ट्रॉन वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन नेट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, और इसलिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहां पे आगे 2 आ जाएगा। गिव्स Zn+2 + Ag और Ag के आगे भी 2। तो अब ये जो सिल्वर है इसके 2 मोल्स हो गए कि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ऑक्सीडेशन वाले के तो 1 मोल है और रिडक्शन वाले के 2 मोल्स हैं, तो उसकी पावर 2 आ जाएगी। कि इसी को हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट की जगह क्वेश्चन में हम याद कर सकते हैं, या डायरेक्ट ये पूरा एक ही फॉर्मूला याद रख लेते हैं, ऑक्सीडेशन और नीचे रिएक्टेंट या रिडक्शन। अगर हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूज कर लेंगे, और अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो हम प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। तो इसी पे अब हम एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। ये अभी 2 बार मैंने इसको बोर्ड्स में देखा इस क्वेश्चन को सेम वैल्यू के साथ। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3, Ni+2 से Ni। एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलर और निकल की 0.1 मोलर, और इनकी E0 वैल्यूज दे दी। Al+3 से Al की होती है -1.66 और Ni+2 से Ni की वैल्यू होती है -0.25। तो देखो हमें E सेल निकालने के लिए एक तो E0 सेल चाहिए। तो E0 सेल मतलब E0 रिडक्शन वाला एलिमेंट उसकी वैल्यू माइनस ऑक्सीडेशन वाला एलिमेंट उसकी वैल्यू। तो E0 सेल रिडक्शन वाला एलिमेंट ये फॉर्मूला लिख दिया, और फॉर्मूला तो रिडक्शन हो रही है निकल की, और निकल की वैल्यू आएगी आगे -0.25 -1.66। तो -0.25 + 1.66 ये बन गया 1.41 वोल्ट। ये हो गया E0 सेल। अब N, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, निकल +2 से निकल 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो मतलब हमें बैलेंस करके नहीं दे रखा, तो 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों में इक्वल वैल्यू आ जाए, और वो आ रही है 6। तो ये ही सबसे इंपॉर्टेंट, बस इसी के लिए ये क्वेश्चन 2018 बोर्ड्स और 23 बोर्ड्स 5 साल बाद रिपीट हुआ। सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू, और फिर हम इस इक्वेशन में फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल आ गया 1.41 -0.0591/6 लॉग। तो अब हम सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब ऑक्सीडेशन वाले की मोलैरिटी न्यूमरेटर में और रिडक्शन वाले की मोलैरिटी डिनोमिनेटर में, और दोनों की पावर जो उनके मोल्स बन रहे हैं वो अलग अलग पावर। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन।
बस इसको सॉल्व करना है। तो 1.41 रफ में हम इस वैल्यू को लिख लेंगे 0.06 बाय 6 और लॉग 0.001 इंटू 0.001 बाय 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो 3 डेसिमल नीचे के 3 से तो कट गए और बच गया 0.001, मतलब log 10 की पावर -3 और log 10 की पावर x होता है x। ये जो पावर है वही आंसर आ जाएगा। तो 1.41 माइनस 0.01 इंटू log 10 की पावर -3 का आंसर आ जाएगा 0.01 इंटू -3। और बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन फिर सब्ट्रैक्शन होगी, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1.44 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड्स का ही क्वेश्चन करवा दिया। अब एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 5th पूरा एनसीईआरटी का इस नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड है। सो फर्स्ट यू नोट डाउन, अंडरस्टैंड दिस, एंड देन वी आर डूइंग एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि Fe+2 से Fe, ये Fe ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, और H+ रिड्यूस कर रही है H2 में +1 से 0 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 लगा दे तो +2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। अब दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। Fe+2 + 2H+ गिव्स Fe+2 + H2। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों कर रहा हूं मैं इतनी मेहनत नेट इक्वेशन। तो इसके साथ जो हाइड्रोजन है इसमें प्रेशर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के साथ जो गैस है उसके साथ प्रेशर दे रखा है। बाकी सीबीएसई में बहुत कम चांस होते हैं इसके प्रेशर के चेंज होने की, कि यहां पे प्रेशर 1 बार है, तो इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट अगर ये प्रेशर चेंज होता, कि मान लो ये प्रेशर 0.5 बार होता, तो हमें न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ता ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और दोनों की पावर मोल्स। ठीक है, ये तो हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में तो लिखते ही हैं। तो पहले एक बार ई नॉट सेल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 0, बस एनसीईआरटी में इनकी ई नॉट की वैल्यू दे नहीं रखी, और हाइड्रोजन की तो अभी याद करवाई थी 0 होती है, और आयरन की होती है -0.44। तो ये आ जाएगा +0.44। n कितना हो जाएगा? n वही 2 इलेक्ट्रॉन, या n = 2। और फिर ई सेल निकालने के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे 0.44 माइनस 0.0591 ओवर 2 log। तो चाहे हम इस रिप्रेजेंटेशन से कर लें या इक्वेशन से, प्रोडक्ट Fe+2 और वही ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन की न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय 0.02 रिडक्शन की। तो अब क्वेश्चन में प्रेशर भी होता, तो उसको कैसे यूज करते कि प्रेशर हाइड्रोजन आ रही है प्रोडक्ट साइड में, और प्रोडक्ट कहां होते हैं? न्यूमरेटर में। तो यहां हमें प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर ये 1 बार ना होता, ये 0.5 बार, 0.8 बार, 1.5 कुछ भी होता, तो वो हमें यहां मल्टीप्लाई करना पड़ता, शो करना पड़ता। बस इस क्वेश्चन में वो कुछ नहीं है, तो ये बन गया 0.44 माइनस 0.0591 ओवर 2 log 0.05 ओवर 0.02 इंटू 0.02। और प्रेशर 1 बार है, इसलिए इंटू 1 करेंगे तो बात सेम ही रहेगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन करवाया कि वी हैव टू बी केयरफुल विथ प्रेशर ऑल्सो। So this is Nernst equation
सॉल्व इट, अंडरस्टैंड इट। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए दो वर्ड आते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, या फिजिबल और नॉट। कि तो स्पॉन्टेनियस से कोई वर्ड याद आ रहा है कि 11th में वर्ड आता था गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी क्या होती है? डेल्टा जी नॉट, और इसका फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन एफ ई नॉट सेल, तो एन तो वही हो गया जो अभी सीखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ मतलब 1 फैराडे 96500 कूलम, और ई नॉट सेल तो वही जैसे हमें फाइंड करना है वैसे ही हम करेंगे। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। 11th में क्या कंडीशन होती थी? डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जैसे ही हम कनेक्शन पूरा सर्किट पूरा करेंगे तो सेल वर्किंग स्टार्ट कर देगा, स्पॉन्टेनियस है। तो इस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, इस फॉर्मूले पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। एक इक्वेशन दे दी 2Cr प्लस 3CD प्लस 2 गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 3CD। तो यहां पे हमें सेल इक्वेशन दे रखी है जिससे हम बनाएंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। ऑक्सीडेशन आगे कि 2Cr प्लस 3, और रिडक्शन पीछे 3CD प्लस 2 से 3CD। ऑक्सीडेशन आगे, रिडक्शन पीछे, और पहले हम फाइंड करेंगे ई नॉट सेल। बस एनसीईआरटी में ई नॉट वैल्यू नहीं दे रखी, तो CD की होती है -0.40 और Cr की होती है -0.74। बिल्कुल मत सोचना, पक्का ये वैल्यू तुम्हें एग्जाम में दे रखी होंगी, और ये आ गया +0.34। और n कितना होगा? n तो Cr से Cr प्लस 3 का चेंज, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ही रखा है, और CD प्लस 2 से CD 2 का चेंज, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ही रखा है, तो n भी यहां भी 6 आ गया। बस इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना है, और f की वैल्यू फिक्स है। तो एक ये याद रखना है डेल्टा जी नॉट, और क्वेश्चन में साथ में बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो 11th क्लास में के आता था वो भी फाइंड करो। तो उसके लिए भी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है कि या तो हम ई नॉट सेल की टर्म्स में याद रख लें। बस हमें क्या याद रखना होता है? एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू 0। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू 0। तो वहां से क्या बन जाएगा? ई सेल का क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी हमने? नस्ट इक्वेशन 0.0591 अपॉन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और दोनों की पावर मोल्स। तो एट इक्विलिब्रियम ये तो हो गया 0, तो ई नॉट सेल -0.0591 ओवर n लॉग, और इक्विलिब्रियम पे ये पूरी टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k से। तो वहां से ई नॉट सेल आ जाएगा 0.0591 ओवर n लॉग k, और ई नॉट सेल हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू यहां पुट करके k फाइंड करना है। तो उसके लिए एंटी लॉग लगेगा। तो ई नॉट सेल के लिए या तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और नहीं तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log k, कि ये फॉर्मूला आ जाता है जिससे हम k फाइंड कर सकते हैं। ये 11th में फॉर्मूला आता था, इसमें R 8.314 एनर्जी के साथ ये वैल्यू यूज कर दिया, और टेम्परेचर 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, बाकी पार्ट्स ट्राई योरसेल्फ। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको खुद करो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 17 पे। क्वेश्चन 17, प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल और नॉट। बस फिजिबल नॉन फिजिबल चेक करने के लिए हम डेल्टा जी नॉट जाएंगे ही नहीं, बस ई नॉट सेल निकाल लो। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो नॉट फिजिबल, और पॉजिटिव आ गया
तो फिजिबल। बट यहां पे हमें क्वेश्चन में जैसे ऐसे आयंस दे रखे हैं कि Cu एंड Ag प्लस, कि हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो सेल रिप्रेजेंटेशन हमें खुद बनानी है ताकि हम ई नॉट सेल फाइंड कर सके, ई नॉट रिडक्शन वाला एलिमेंट माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन वाला एलिमेंट। तो उसके लिए बस एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं, उसको याद रख लेना कि अगर हमें Na दे रखा हो, Ag दे रखा हो या Cu, तो इनको हम ऑक्सीडाइज करेंगे Na+1, Ag+1, Cu+2। कि अगर हमें Na दे रखा है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, और Na+ दे रखा है तो उसे रिड्यूस कर देंगे। Ag दे रखा है तो Ag को Ag+1 में ऑक्सीडाइज कर लेंगे और Ag+ को Ag में रिड्यूस कर लेंगे, और Cu+2 को Cu में, इस क्वेश्चन में जैसे हमें Cu दे दिया और Ag+ दे दिया, तो ये Ag की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। Ag यहां से सिर्फ रिडक्शन ही कर सकता है, इसका मतलब Ag+ की रिडक्शन वो पीछे चला गया, और Cu करेगा Cu+2 में ऑक्सीडाइज, तो वो Cu+2 को आगे लिख दिया, और फिर ई नॉट सेल निकाल लेंगे। तो Ag की वैल्यू होती है 0.80 और Cu की होती है 0.34, दोनों की पॉजिटिव, बीच में माइनस, तो 0.46 वोल्ट। तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव। तो इन दोनों से जो सेल बनाएंगे वो फिजिबल होगा, वो वर्क करेगा। और ऐसे ही हमें याद रखना है Fe+2 में, Fe+2 Fe+3 में, और Fe+3 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, और Cl2 Br2 I2 एक इनका यूज है, तो इनको ऑक्सीडाइज करेंगे Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करेंगे Cl2 में, -1 से 0, Br- को Br2 में, और I- को I2 में, और ये इनकी रिडक्शन हो जाएगी। तो ये इसको हम यूज करके पूरा क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर सकते हैं। बस ई नॉट वैल्यू के लिए एनसीईआरटी में टेबल को रेफर करना पड़ेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, सो नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड इट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक हमने पढ़ लिया गैल्वेनिक सेल, अब आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब कि जैसे हमें टू सेपरेट Na एंड Cl2 फ्रॉम NaCl, कि हमने कंटेनर में NaCl कि मोल्टन NaCl वो ले लिया, और इसमें से Na और Cl2 को अलग अलग करना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे एनोड और कैथोड लगाएंगे। जो पॉजिटिव होती है वो एनोड, जो नेगेटिव होती है वो कैथोड। कुछ क्लिक किया दिमाग में कि पिछले वाले गैल्वेनिक सेल में जो एनोड थी वो नेगेटिव थी, तो ये यहां पे दोनों में अपोजिट हो जाता है। बस क्या चीज फिक्स रहती है केमिस्ट्री में, NOx रेड कैट, ये फिक्स चलेगा। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव थी, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें हम बैटरी को पहले से लगा रहे हैं, यहां हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, उससे केमिकल्स को अलग अलग करेंगे। तो वो कैसे होगा कि पहले NaCl ब्रेक करेगा आयंस में, Na+ Cl-, और जो Na+ है वो जाएगा पॉजिटिव एनोड पर, वो जाएगा पॉजिटिव किस पर, कि Na+ पॉजिटिव है, वो जाएगा नेगेटिव कैथोड पर, Na+ जाएगा नेगेटिव कैथोड पर, और वहां से इलेक्ट्रॉन लेके Na एटम बन जाएगा, कि जो आयन था वो न्यूट्रल एटम में, Na+ आ गया नेगेटिव कैथोड पर, और वहां से वो इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे डिपॉजिट करता है। तो Na+
जब Na में कन्वर्ट करा तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और जो Cl माइनस है वो जाएगी पॉजिटिव एनोड पर, और पॉजिटिव एनोड पर वो इलेक्ट्रॉन देगी कि एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर दो Cl के एटम्स मिलके Cl2 बन जाएंगे और बैलेंसिंग हो जाएगी ये। तो एक गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो Na+1 एक इलेक्ट्रॉन से Na बन रहा है, तो एनोड तो वही +1 से 0, ये हो गई रिडक्शन। रिडक्शन कहां होती है? कैथोड पर, रेड कैट। Cl- -1 से 0, ऑक्सीडेशन कहां होती है? एनोड पर, ये फिक्स है। अब हमें दो चीजें पढ़नी है। पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, चार्ज कंज्यूम्ड या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। तो कैसे फाइंड करेंगे कि ये हमने लिखा है एक इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है? हम बोलते हैं इसको एक इलेक्ट्रॉन है, बट एक्चुअली इट इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअली इट इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 और साथ में चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का 10⁻23 - 19 + 4 और 6 इंटू 1.6 अप्रॉक्स आ जाएगा 9.65, जो बन जाता है 96500 कूलम। और इसी वैल्यू को अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? 1 फैराडे। तो 1 फैराडे इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडे 2 मोल इलेक्ट्रॉन हुए, तो 2 फैराडे 3 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 फैराडे। कूलम्स में पूछेंगे तो इंटू 96500 कर देंगे, उससे कूलम्स में आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 96500, तो वो आंसर कूलम्स में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, बैक एक्सरसाइज खोल लो, बस साथ साथ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 12, एल्यूमिनियम +3 को एल्यूमिनियम, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो रहा है कि हाउ मच चार्ज, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड फॉर एल्यूमिनियम +3 को एल्यूमिनियम बनाने में 3 फैराडे, Cu+2 को Cu बनाने में 2 फैराडे, MnO4- को Mn+2 बनाने में, तो यहां हमें निकालना है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कि X, एक ऑक्सीजन का -2, तो X इज इक्वल टू +7, तो +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 फैराडे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। और साथ में लिखा है सबके 1 मोल, कि अगर मोल्स चेंज हो गए, अगर मोल्स चेंज हो जाएंगे, कि यहां लिख दे 5 मोल्स, तो इंटू 5 करना पड़ेगा। कि जैसे कैसे क्वेश्चन आ जाता है उस पे, कि जैसे क्वेश्चन 14 में है, पहले हम 14 कर रहे हैं, 1 मोल H2O से O2, 1 मोल H2O से O2, तो उधर ऑक्सीजन है तो इधर भी ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन का चार्ज -2, उधर 0। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इधर तो हमें बोला 1 मोल ही रखना है, तो हम वहां पे हाफ लगा सकते हैं, यहां पे नंबर नहीं लगाएंगे, यहां पे 1 मोल बोला है। तो 1 मोल ऑक्सीजन -2 से 0 कितने का चेंज? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल के लिए 2 फैराडे। और हमें क्वेश्चन दे देंगे कि बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा कि 90 ग्राम H2O से O2,
90 ग्राम H2SO2, तो 90 ग्राम के कितने मोल्स बन गए? 90/18, 5 मोल्स। तो 1 मोल के लिए 2 फैराडे, तो 5 मोल्स के लिए 2 × 5 10 फैराडे। और यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 13 में यूज कर लिया कि 20 ग्राम Ca फ्रॉम CaCl2, कि CaCl2 से जब Ca को अलग किया तो 20 ग्राम Ca बना, तो बताओ कितने फैराडे लगे? तो Ca का मास होता है 40, तो मोल्स हो गए 20/40, 1/2 मोल्स। तो यहां पे Ca का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? क्लोरीन का -1, तो x - 2 = 0, तो Ca का चार्ज +2 होता है, +2 से 0। तो 1 मोल के लिए, कि ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल के लिए 2 फैराडे, तो हाफ मोल के लिए 1 फैराडे। तो जितने मोल्स होंगे, जितना आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। और फिर हम चलते हैं 15, 16 पे। तो अब आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे NaCl में Na+ जाता है नेगेटिव कैथोड पर, और वहां पे वो डिपॉजिट हो रहा है कि Na कहां डिपॉजिट हो रहा था? कैथोड पर, और Cl कहां डिपॉजिट होती है? एनोड पर। तो फैराडे फर्स्ट लॉ बोलता है कि द मास ऑफ एन एलिमेंट deposited or liberated is directly proportional to charge or electricity, directly proportional to charge applied. The mass is directly proportional to charge applied. कि W is directly proportional to the charge, कि बैटरी से जितना चार्ज ये कंज्यूम कर रहे हैं 1 फैराडे, 2 फैराडे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक सिंबल यूज करते हैं ZG, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट से। तो यहां हमें एक टर्म समझनी है, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज और वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। जैसे Al का, एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है? +3, तो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास बाय 3। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। तो फिर इक्विवेलेंट वेट को हम यहां पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय चार्ज और वैलेंसी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे N से। और फिर इस Z को यहां पुट कर देंगे, तो W आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इंटू Q को लिख दिया I × T बाय N × 96500, कि वेट ऑफ एलिमेंट, कि एक एलिमेंट का जो वेट डिपॉजिट हो रहा है तो उसका मोलर मास, ठीक है, पूरे फॉर्मूले का मास नहीं लेना, सिर्फ उस एलिमेंट का जो डिपॉजिट हो रहा है इंटू I × T, N मतलब चार्ज और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 96500। तो ये फर्स्ट लॉ पे पहला फॉर्मूला है, और इस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 चलता है। तो नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड इट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम पहले, फिर 16 करेंगे। अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 whole twice. A solution of NiNO3 whole twice is electrolyzed by passing a current of 5 ampere for 20 minutes.
कैलकुलेट द मास ऑफ द निकल डिपॉजिटेड। तो हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से करेंगे। एनसीईआरटी में इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया होता है। तो यहाँ पे हमें निकल का चार्ज निकालना है। तो हमें याद रखना है कि जो NO3 है इसका -1, SO4 का -2। तो NiNO3 में Ni का कितना आ जाएगा, NO3 का -1, 2 का -2, तो आ जाएगा +2। तो निकल +2 से 0 में आ रहा है, तो N हो गया 2। और जो ये टाइम है इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, 1200 सेकेंड्स। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। एनसीईआरटी में मोलर मास निकल का दे नहीं रखा, वो भी पूरे चांस होते हैं सीबीएसई बोर्ड्स में देगी। तो मोलर मास ऑफ निकल इज 58.7। बस इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दो। बस जो यूनिटरी मेथड है उसी का ही ये फॉर्मूला बना है कि मोलर मास 58.7, करंट 5, टाइम 1200 बाय N2 इंटू 96500। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 15 ऑन फर्स्ट लॉ। फिर हम समझते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ, जिस पे चलेगा क्वेश्चन 16 दोनों पे चलेगा फैराडेज सेकेंड लॉ। किसने क्या बोला कि अगर हम 2 या 3 सेल को सीरीज में लगा दें तो द रेशियो ऑफ वेट डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। जैसे वेट ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ओवर वेट ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। और इक्विवेलेंट वेट का अभी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बताया था कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय चार्ज बाय N। तो अब हम क्वेश्चन 16 करते हैं। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल A, B एंड C। ठीक है, वही एनसीईआरटी बुक ले लो साथ में। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की 3 सेल दे दिए A, B एंड C। बस डायग्राम बना देता हूं ताकि समझ आ जाए। तो A, B, C, A में डाला ZnSO4, B में डाला AgNO3 और C में डाला CuSO4। और जो B है, जो AgNO3 है, इसमें सिल्वर का जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो दे दिया बाय, और तीनों में जो करंट आ रहा है, तीनों सीरीज में है, तीनों में करंट सेम आ रहा है 1.5 एम्पेयर। तो इसमें वेट दे दिया, इस वेट से हमें निकालना है टाइम कि W इज इक्वल टू MIT ओवर 96500 इंटू N। तो N ZnSO4 में SO4 का चार्ज होता है -2, तो जिंक का कितना आएगा +2, तो इसमें N हो जाएगा 2। AgNO3 में NO3 का -1, तो Ag का आएगा +1, इस वाले में N1 और CuSO4 वाले में भी N2। तो यहां हमें वेट दे दिया और सिल्वर का मोलर मास होता है 108। टाइम दे रखा है, सॉरी करंट दे रखा है, टाइम निकालना है इंटू 1। तो यहां से हमारे पास टाइम आ जाएगा 0.45 इंटू 96500 बाय 108 इंटू 1.5। तो जब टाइम आ गया उसके बाद अब हमें इन दोनों के वेट भी निकालने हैं। तो वेट ऑफ जिंक और वेट ऑफ कॉपर, इसको निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम इसी फॉर्मूले को दोबारा और तीसरी बार यूज कर लें, और नहीं तो इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लें कि वेट ऑफ जिंक अपॉन वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ जिंक अपॉन वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। बस अभी हमने इन दो को रिलेट कर लिया, जिसमें से जिंक का मास हमें निकालना है, सिल्वर का दे रखा है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो जिंक का मोलर मास
65, जिंक का मोलर मास 65 और उसका N 2 और सिल्वर का मोलर मास 108, उसका N 1। तो यहां से आ जाएगा वेट ऑफ जिंक। तो हमें इनके मोलर मास याद रखने हैं, अभी लिख देता हूं, बाकी एग्जाम में बहुत चांस होते हैं देंगे। और मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5 और सिल्वर का 108। तो जैसे हमने जिंक सिल्वर से जिंक निकाल लिया, वैसे ही कॉपर सिल्वर से कॉपर का मास निकाल लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला यूज करके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, 16। सो नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड इट, टेक द स्क्रीनशॉट, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसपे क्वेश्चन नंबर 18 चलता है। ये जो हमने किया था मोल्टन NaCl, ये था मोल्टन NaCl जिसमें Na+1 एक इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा था और कहां डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पर। और Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बन के कहां डिपॉजिट हो रही थी, एनोड पर। तो देखो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर एक वर्ड चेंज होते ही पूरा ये टॉपिक बन जाता है मोल्टन की जगह एक्वस। बस ये एक्वस NaCl आ गया तो एक पूरा टॉपिक बन गया, क्वेश्चन नंबर 18 बन गया। एक्वस NaCl के प्रोडक्ट बताओ। एक्वस में क्या पंगा हुआ, एक्वस में आ गया वाटर, और जो वाटर है उसमें भी आयंस होते हैं H+ OH-। बस ये जो आयंस होते हैं ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। तो एमसीक्यू के लिए तो हम आयंस को ही यूज कर लेंगे, बाकी नहीं तो हम इसको वाटर ही लिखेंगे। ठीक है, अभी समझाता हूं कि H2O में जो H+ है, कि H2O के पास H+ और OH- दो आयन है, जिससे वो रिड्यूस भी कर सकता है, ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। अगर उसके H2O की रिडक्शन हो रही है, अगर H2O की रिडक्शन हो रही है मतलब उसकी H+ +1 से 0 में जा रही है, कि रिडक्शन ऑफ वाटर होगी जब H2O कन्वर्ट होगा H2 में, कि उसकी जो +1 वाली हाइड्रोजन है वो H2 बन गई, 0 बन गई। तो H2O किस में चला गया, H में। और उसकी जो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीडेशन है वाटर की, वो होती है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, कि H2O कन्वर्ट हो जाएगा O2 में, जिसमें ऑक्सीजन -2 में है, -2 से 0 में इंक्रीज हो रहा है चार्ज, उसको हम बोलेंगे H2O की हो गई ऑक्सीडेशन। तो H2O में रिड्यूस करता है, और इसको बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे H2O में से H+ तो हट गई, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लगाएंगे OH, कि OH पानी में रह गई। और फिर कितनी हाइड्रोजन, 2 और ऑक्सीजन इधर 1 उधर भी 1, अच्छा हाइड्रोजन 3 हो गई। तो पहले हम यहां लगा देंगे 2, जिससे हाइड्रोजन 2 + 2 4 हो गई, और यहां पे 2 H2O, और यहां पे -2 का चार्ज, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें H2 OH O2 बन गई, पीछे बच गई H+, कितनी H है, 2, और ऑक्सीजन यहां 2 है, तो पहले यहां पे हम 2 लगा लेंगे, और इससे हाइड्रोजन आ गई 4, तो 4 H+ और 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमें वाटर के रिस्पेक्ट में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर सब्जेक्टिव में आ गई, तो ये इक्वेशन कोशिश करो लर्न करके इसको लिख दो। और फिर क्या कहानी है, अब क्या पंगा हुआ यहाँ पे, कि जो वाटर है, वाटर भी रिड्यूस या ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिससे हमारे पास 2 कैटायन हो गए, कि एक्वस आते ही आउट ऑफ 2 कैटायंस ओनली
वन विल रिड्यूस, तो वही हमें निकालना है। एंड आउट ऑफ टू एनायंस, कौन से दो एनायन, एक Cl माइनस और एक OH ऑफ वाटर, ओनली वन विल ऑक्सीडाइज। तो उसी को फाइंड करने के लिए ये जो एक्वस है इसमें Na प्लस और वाटर से H प्लस और Cl माइनस OH माइनस, दो कैटायन हो गए, दो एनायन हो गए, तो कौन सा रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, वो हमें बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस 10th की रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करना है कि 10th में जो रिएक्टिविटी सीरीज आती थी, कितनी बड़ी टेबल तो हम याद नहीं करेंगे, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अभी दिखाई थी थोड़ी देर पहले, बस हम 10th की रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों हम आए आज। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों हम आए आज, और इसके नीचे OH माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस 2, Br माइनस, Cl माइनस। बस इस सीरीज को याद रखना है, इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन बस 5 मिनट में अभी खत्म हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि जब हमें कैटायन में जिनमें हमें रिडक्शन देखनी है, तो उसमें हम देखेंगे जो नीचे आ रहा है, कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं नीचे तो रिडक्शन पावर इंक्रीज हो रही है। तो Na और H प्लस, Na और H में कौन नीचे आ रहा है, H, तो हम क्या लिखेंगे, H प्लस ऑफ वाटर विल रिड्यूस, और फिर साथ में उसकी इक्वेशन लिख के दिखा देंगे जो अभी लिखी थी हमने। क्या इक्वेशन थी कि H प्लस H2O से किस में कन्वर्ट हो गई थी, H2 में, और साथ में OH बच जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में हमने बैलेंसिंग कर दी थी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गई रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ होती है, ये तो फिक्स है, ये तो पक्का फिक्स है, रिडक्शन कैथोड पे ही होगी, तो आगे लिख देंगे कैथोड। और ऑक्सीडेशन के लिए हम नीचे से ऊपर जाते हैं, और ऑक्सीडेशन में जनरली ये नीचे वाले एनायंस का ही यूज है, ये ऑक्सीडेशन उसकी होगी जो ऊपर आ रहा है, ऊपर जाते जाते ऑक्सीडेशन पावर बढ़ रही है। तो OH और Cl में कौन ऊपर आ रहा है, हाँ तो ऊपर OH रहा है, पर इन दोनों में सबसे बड़ी एक्सेप्शन लगती है इस टॉपिक की, बस सिर्फ इन दोनों आयंस में ही एक्सेप्शन है कि OH शुड हैव ऑक्सीडाइज्ड। बोर्ड्स में भी आया है ये क्वेश्चन, वही 18 वाले बोर्ड्स में ही था ये, कि OH शुड हैव ऑक्सीडाइज्ड, पर क्या बोलते हैं जब ये दोनों आयन से एक साथ आ जाते हैं, बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, ये एक रीजन होता है, बस ये 3 वर्ड याद रखने हैं, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन Cl माइनस ऑक्सीडाइज टू Cl2, कि जब ये दोनों आयंस साथ में आ जाते हैं तो जो OH है इसको थोड़ी सी उससे एक्स्ट्रा वोल्टेज लग जाती है, वैसे तो इसकी वोल्टेज कम है, जैसे इसकी 1.1 होती है, इसकी 1.3, बट जब ये दोनों आयन एक साथ आ गए तो इसको 1.1 की जगह 1.5 वोल्ट चाहिए, और इसी को बोलते हैं ओवर पोटेंशियल, जिसके कारण Cl माइनस Cl2 बन जाता है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन गई एनोड की इक्वेशन। तो एमसीक्यू में हमसे यही पूछ लेंगे, एट एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली बताओ क्या मिल रहा है। तो एमसीक्यू में तो कोई रिएक्शन नहीं लिखनी, कुछ नहीं, बस रफली करो, इस रिएक्टिविटी सीरीज को यूज करो और आंसर फाइंड कर लो। सो नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड इट। अब हम इस पे करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18।
तो क्वेश्चन नंबर 18, अब इसमें एक्वस AgNO3 एक्वस AgNO3 ए पार्ट और बी पार्ट में, और साथ में जो इलेक्ट्रोड है कि जिस मटेरियल की ये बन रही है उनका भी रोल आएगा। तो जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो होती है इनर्ट, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव मतलब नो इफेक्ट। कि अगर AgNO3, तो AgNO3 ब्रेक करेगा Ag प्लस NO3 माइनस, और वाटर जाएगा कोई H प्लस और OH माइनस। तो सम इक्वेशन H2O के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे। तो H प्लस और OH माइनस, तो अब हमें रिडक्शन में कंपेयर करना है। रिडक्शन कहाँ होती है? कैथोड पे, और रिडक्शन के लिए देखना है कौन नीचे आ रहा है। रिडक्शन पावर इंक्रीजेस जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो H और Ag, तो H से भी नीचे आ रहा है Ag, तो हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन होगी Ag प्लस की Ag में कैथोड पे जाएगा सिल्वर, और एनोड OH और NO3 माइनस, OH माइनस NO3 माइनस, तो कौन ऊपर आ रहा है? ऑक्सीडेशन में ऊपर वाला देखना है, तो ऊपर आ रहा है OH। तो OH विल ऑक्सीडाइज, कि वाटर की जो OH है वो O2 बन जाएगी, और पीछे बच जाएंगे H प्लस। तो यहाँ पे O2 है, यहां लगा दिया 2, 2 से कितनी हाइड्रोजन हो गई? 4, तो 4 H प्लस, और 4 H प्लस से +4 का चार्ज, तो +4 इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे Ag, एनोड पे O2। पर अगर यही क्वेश्चन सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ आ जाए, तो हमें क्या याद रखना है कि जो सिल्वर या कॉपर इलेक्ट्रोड होती हैं, दे आर रिएक्टिव। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टेबल बनाई थी कि अगर कहीं हमें Ag लिखा हुआ है तो हम उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं Ag में। तो दे इफेक्ट या दे कैन पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन, कि दे कैन पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन, कि जब AgNO3 सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ आ रहा है, तो इसमें जो वाटर है वो भी वैसे ही रहेगा जैसे था कि H प्लस और OH माइनस। पर जो ऑक्सीडेशन वाले में हम कंपेयर कर रहे थे, अगर सिल्वर की इलेक्ट्रोड है तो हमें यहां पे सिल्वर भी लिखना है, कि रिडक्शन में तो कोई चेंज नहीं, रिडक्शन में तो कोई चेंज नहीं। रिडक्शन यहां जिसकी हुई है Ag प्लस और H प्लस में Ag की, तो वही यहां होगी। बट ऑक्सीडेशन में हमें कंपेयर करना है कि ऑक्सीडेशन में इन तीनों में से कौन सबसे ऊपर आ रहा है। तो अब NO3 माइनस, OH माइनस और Ag, अब इन तीनों में हम देखेंगे सबसे ऊपर कौन आ रहा है। तो Ag ही सबसे ऊपर आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी Ag की होगी Ag प्लस में, कि Ag ऑक्सीडाइज कर रहा है Ag प्लस में, और Ag प्लस वापस रिड्यूस कर रहा है Ag में, कि जो अगर ये Ag की बनी हुई है, तो एनोड से जो Ag है वो Ag प्लस बन के लिक्विड में आ जाएगा, और फिर यही Ag प्लस कैथोड पे जाके वापस Ag बन के डिपॉजिट हो जाएगा। कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज और साथ में किस मटेरियल की बनी है वो हमें देखना है। तो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चैप्टर में लास्ट न्यूमेरिकल टॉपिक, लास्ट मेजर टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बाय सॉल्यूशन। एक तो हम वायर से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इसे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट जो पानी में नमक डाल दें, पानी में कोई भी ऐसे सॉल्यूशन बना दें, तो उससे भी उसकी कंडक्टेंस होती है
और यहां पे जो कंडक्टेंस करते हैं वो करते हैं आयंस। तो इन्हीं आयंस की कंडक्टेंस पे ये लास्ट मेजर टॉपिक आता है, लास्ट न्यूमेरिकल टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी हमें पहले फिजिक्स करनी है। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की एक सॉल्यूशन है, वो पूरा कितना करंट को रोक रहा है, वो हो गया रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम जो रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से, रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और रेजिस्टिविटी की यूनिट तो R। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L ओवर A, तो रो हो जाएगा R A ओवर L, जिससे इसकी यूनिट आएगी ओम मीटर। बट हमारे लिए रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, कि जो पूरा कंडक्टर है, कंडक्टेंस मतलब पूरा कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है, इसको डिनोट करते हैं G से। और G का फॉर्मूला लिखते हैं 1/R, इसलिए इसकी यूनिट ओम इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स की जगह हम लिख देंगे मो, या फिर SIEMENS सीमेंस, जिसको S से डिनोट करेंगे। और कंडक्टिविटी कापा, कंडक्टिविटी इज कापा, इस कापा को डिनोट करते हैं हम K से, और इसका फॉर्मूला दिखते हैं 1/रेजिस्टिविटी, की जो पर यूनिट वॉल्यूम, द कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट 1/ओम इनवर्स, और 1/ओम को लिख दिया साइमन्स पर मीटर। तो हमारे लिए ये दो वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और R इज इक्वल टू रो L ओवर A, कि जो हमारा कंडक्टर है इसका लेंथ और एरिया, इसको तो ये बोलते हैं ये जनरली फिक्स रहता है, और इस L ओवर A को एक टर्म दे दी सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को डिनोट करेंगे G स्टार से, और इस पे न्यूमेरिकल है कि G स्टार एक तो हो गया L ओवर A के इक्वल, और L ओवर A का दूसरा फॉर्मूला क्या आ रहा है, R ओवर रेजिस्टिविटी, R ओवर रेजिस्टिविटी, और R ओवर रेजिस्टिविटी क्या बन जाएगा 1/G ओवर 1/K, या फिर हम बोल सकते हैं R इज इक्वल टू, इसको यही रखें तो रेजिस्टिविटी इंटू G स्टार, या फिर R को लिख दे 1/G और रेजिस्टिविटी को लिख दे 1/K इंटू G स्टार। तो इससे क्या आ जाएगा कि K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। ये अब हमें इसके फॉर्मूले याद रखने हैं। तो दिस इज सेल कांस्टेंट। अब इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल। सो नोट दिस फॉर्मूले। तो ये एग्जांपल 4 ऑफ एनसीईआरटी कि रेजिस्टेंस ऑफ सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl, कि एक 0.1 मोलर KCl का एक सॉल्यूशन बनाया और उसका रेजिस्टेंस दे दिया 100 ओम। इफ रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल filled with 0.02 molar is 520 ohm, calculate conductivity and molar
conductivity of 0.02 molar KCl and given conductivity of 0.1 molar वाले की जो कंडक्टिविटी है वो दे दी 1.29 सीमेंस पर मीटर में। तो R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे और रो को लिख दिया 1/k और L बाय ए क्या बताया है, L बाय ए तो होता है G स्टार। तो इससे क्या आ रहा है, G स्टार आ रहा है रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी, कि इस वाले की कंडक्टिविटी 0.1 वाले की कंडक्टिविटी हमें दे दी 1.29 और 0.1 वाले का रेजिस्टेंस भी गिवन है 100। तो यहां से हमारा G स्टार आ गया और क्या बताया है, जो G स्टार है, जो लेंथ और एरिया है वो फिक्स रखते हैं, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो जो G स्टार यहां पे आ रहा है उसी G स्टार को हम यहां यूज कर लेंगे टू फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl। बस इस मोलरिटी का अभी इसमें कोई रोल नहीं है इन फॉर्मूलों में। तो वही G स्टार इज इक्वल टू R इंटू कंडक्टिविटी और इसका R गिवन है 520 ओम। तो 129 इज इक्वल टू 520 ओम अपॉन K, 9 इज इक्वल टू 520 इंटू K, तो K इज इक्वल टू 129 बाय 520। तो यहां से हमारी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ गई। और क्वेश्चन में एक और वर्ड होता है मोलर कंडक्टिविटी। तो ये मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी इसको डिनोट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती है द कंडक्टेंस बाय a 1 mole solution, the conductance by 1 mole solution is known as molar conductance। और इसको डिनोट करते हैं कि ये सिंबल होता है लैम्डा, ये सिंबल होता है लैम्डा, इसके ऊपर की डंडी हटा दी तो इसे बोलते हैं हाफ लैम्डा। तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। पर यहां हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है कि ये जो आंसर है, ये आंसर तभी वैलिड है जब यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में हो पर मोल। और अगर यही यूनिट मीटर में हो क्वेश्चन में, तो हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा कापा इंटू 1000 बाय मोलरिटी की जगह ये 1000 नीचे डिवाइड में आ जाता है कि 1000 इंटू मोलरिटी, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए 10⁻³ 2 बार आएगा। तो यहां से हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे कि हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है 0.02 मोलर और आंसर में कौन सी यूनिट है, मीटर्स। तो हम ये मीटर वाला फॉर्मूला लेंगे, सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी 1000 इंटू 0.2 और हमारी कंडक्टेंस कितनी आई, कंडक्टिविटी 129 बाय 520, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी जो भी इसका आंसर होगा। तो ये सारी टर्म्स हैं, इन टर्म्स को कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, इन टर्म्स को हमें समझना है। और यहां से फिर ये टॉपिक एक कंटिन्यूअस टॉपिक चलेगा। फिर टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कि मान लो ये हमारा सॉल्यूशन है कि इसकी वॉल्यूम है 400 ml और इसमें आयंस है 800, कि 400 ml में 800 आयंस है और फिर इसको हमने डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट कर दिया मतलब इसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, इसमें पानी एक्स्ट्रा डाल दिया और मान लो हमने वॉल्यूम कर दी 800 ml, बट आयंस
आयंस तो उतने ही रहेंगे, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, आयंस तो उतने ही रहेंगे, आयंस जितने थे। तो कंडक्टिविटी होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, कि 1 ml में पहले कितने आयंस आ रहे थे, कि पहले 1 ml में 2 आयंस, और अब 1 ml में कितने आयंस हो गए, 1। तो नंबर ऑफ आयंस की ऑन डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। सो कंडक्टिविटी या मोलर वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ये कौन सी कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, स्पेसिफिक। बट बोलते हैं जो ओवरऑल कंडक्टेंस है, जो पूरे सॉल्यूशन की ओवरऑल कंडक्टेंस है, वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि ये जो आयंस हैं, पहले ये आयंस पास पास थे तो इनमें कोलिजन ज्यादा था, अब इनमें जो कोलिजन का रेट है, कोलिजन रेट डिक्रीजेस, कि अब आयंस को स्पेस ज्यादा मिलने लग गया, वो इजीली मूव कर रहे हैं, तो कोलिजन रेट डिक्रीजेस, सो ओवरऑल कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो ओवरऑल कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट अब हमें वो पढ़ना है कि जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का टॉपिक आता है, यहां पे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों में एक डिफरेंस आता है, और वही डिफरेंस का ग्राफ बनेगा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या बोलते हैं कि ऑन डाइल्यूशन दे डू नॉट शो मच इफेक्ट, दे डू नॉट शो मच इंक्रीज इन कंडक्टेंस। क्यों नहीं शो करते, बिकॉज देवर, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे ही उनको हम पानी में डालते हैं, दे वर ऑलरेडी डिसोशिएटेड इनटू आयंस, दे वर ऑलरेडी डिसोशिएटेड इनटू आयंस। कि इनकी जो कंडक्टेंस होती है, यहां पे एक ग्राफ बनता है मोलर कंडक्टेंस और रूट ऑफ कंसंट्रेशन का, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ रही है तो डाइल्यूशन अपोजिट चलेगी, तो इसलिए इस ग्राफ को हम राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनमें जो कंडक्टेंस है बस वो थोड़ा सा इंक्रीज दिखाती है A to B। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डाइल्यूशन देयर कंडक्टेंस इंक्रीजेस एट हाई रेट, देयर कंडक्टेंस, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, बिकॉज डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। कि इनकी जो डिसोसिएशन होती है, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH सबसे फेमस वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कि जब पानी डालते हैं तो इनका जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन पे इनकी जो आयंस है वो ज्यादा बनने लग जाते हैं, और उनके कारण इनका जो ग्राफ बनता है रूट कंसंट्रेशन के साथ, उसमें एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज आने लग जाता है, उनमें एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है, और उनका ग्राफ ऑलमोस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो ऐसे ही हमें दोनों ग्राफ बना के देंगे और पूछेंगे कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग को कौन सी लाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंट कर रही है, और इनमें जो रेट है वो ज्यादा इंक्रीज होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन आया था सैंपल पेपर में सीबीएसई के, कि एक इलेक्ट्रोलाइट में 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में 25 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है।
तो जिनमें कम इंक्रीज है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिनमें ज्यादा इंक्रीज है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। और फिर ये नहीं है हम पानी डालते जाएंगे, इनकी कंडक्टेंस बढ़ती ही रहेगी। यहां पे एक लास्ट मेजर टर्म आती है, सेकेंड लास्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कि बहुत पानी डाल दिया और उसके बाद कितना भी पानी डाल दें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको डिनोट करते हैं, यहां पे लगा देते हैं नॉट, और क्या बोलते हैं, इट इज इजी टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बाय एक्सट्रापोलेटिंग द ग्राफ टू वाई एक्सिस। कि क्या करना है, जो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को, कि जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, इस ग्राफ को क्या करो, बस डॉटेड करके वाई एक्सिस तक ले जाओ, क्योंकि यहां पे आगे कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी, मैक्सिमम डाइल्यूशन, और ये जो पॉइंट है ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करेगा, उसकी वैल्यू दे देगा। तो जैसे ये 10, 20, 30, तो ऐसे ग्राफ से हमें वैल्यू जज करनी होगी। सो दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो नोटेड डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ज्यादा। सो नोटेड डाउन, अंडरस्टैंड इट। और फिर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बस साथ में एक इक्वेशन गिवन होती है, कोई ज्यादा उसका यूज नहीं है, कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए रूट सी। ये y इज इक्वल टू एम एक्स और यहां पे c। इसके बीच में एक इक्वेशन बनती है, इस पे कभी कभी बहुत ही रेयर चांस है कभी क्वेश्चन आ जाए। और फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो ग्राफ से नहीं निकल सकती। तो उसके लिए पहले हमें एक और टॉपिक पढ़ना है जिसे बोलते हैं कोहलार्श लॉ। कोहलार्श लॉ कि इसने क्या कहा, ईच आयन, तो इसकी डेफिनेशन तो हम बाद में लिखते हैं, पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि ईच आयन हैज इट्स ओन लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस। कि एनसीईआरटी बुक में एक टेबल गिवन है जिसमें हर आयन की, कि जैसे Na+, Cl-, कि Na+ की अप्रॉक्स 50.1, Cl- की अप्रॉक्स 76.3, कि हर आयन की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट से। लैम्डा मतलब लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस। तो हर आयन की भी अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और उनकी वैल्यू से कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस multiplied by their numbers, multiplied by their number or their stoichiometric
कोफिशिएंट इन फॉर्मूला कि जैसे हमें NaCl की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो कोहलर लॉ से हम स्ट्रॉन्ग की भी निकाल सकते हैं और वीक की भी निकाल सकते हैं कि NaCl की निकालनी है तो Na और Cl बस इन दोनों की वैल्यू का जो सम आ रहा है उसको ऐड कर दो। और अगर मुझे CaCl2 की निकालनी है तो CaCl2 में Ca+2 की वैल्यू और Cl माइनस, और जो ये 2 है कि 2 Cl होने के कारण Cl की वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देयर नंबर इन दी फॉर्मूला। कि मान लो Ca+2 की वैल्यू जैसे 60 हो तो 60 प्लस 2 इंटू 76.3, तो वहां से हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग के लिए आ जाएगी। और इस कॉन्सेप्ट को वीक में कैसे यूज करना है बस वो हमारा लास्ट क्वेश्चन बनेगा। तो वीक में इसको कैसे यूज करें कि कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये एनसीईआरटी का इंटेक एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इफ हमें अब 3 की लिमिटिंग कंडक्टेंस की वैल्यू दे दी, CH3CONA, NaCl एंड HCl, कि इन 3 की हमें वैल्यू दे दी तो उसको हमें यूज करना है। तो ये इन तीनों की वैल्यू हमें दे दी, वो यहां लिख दी। और अब हमें CH3COOH इसकी मोलर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो ये बनता है CH3COO माइनस और H प्लस। और 3 इक्वेशन की दे दी, कौन कौन सी 3 है? CH3CONA, NaCl और HCl। तो अब हम इनके भी आयंस लिख देंगे, CH3COO माइनस और Na प्लस और Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। तो अब हमें क्या करना है, इन 3 इक्वेशन को कि अगर हमें इन दोनों का सम मिल जाए तो वही इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो इन तीनों को, 3 इक्वेशन को ऐसे प्लस माइनस करना है कि ये 2 आयंस बचे कि CH3CO माइनस फर्स्ट में है और H प्लस थर्ड में है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 को ऐड कर देंगे और Na और Cl हमें चाहिए नहीं तो सेकंड को माइनस कर देंगे और फिर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे कि फर्स्ट CH3CONA इसकी वैल्यू है 91 और HCl वाले की 425.9 माइनस 126.4। तो यहां से हमारा आ जाएगा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कोहलर लॉ को यूज करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये नोट कर लो। बस फिर यहां पे भी जब वीक की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस निकाल ली तो फिर आता है अल्फा। अल्फा क्या होता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उसका यहां पे फॉर्मूला देते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट एनी C कंसंट्रेशन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और K वही चल रहा है C अल्फा स्क्वायर, जहां K बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस पे एग्जांपल 9 बेस्ड है और जो पिछला क्वेश्चन था वो एग्जांपल 8 था एनसीईआरटी बुक का। तो ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट होता है। बस चैप्टर के लास्ट में हमें पढ़ना है सेल्स एंड बैटरीज। तो सेल्स एंड बैटरीज कि एक होते हैं प्राइमरी सेल, कि जो हम ये रिमोट में डालते हैं ये प्राइमरी सेल है, ये नॉन रिचार्जेबल है। कि जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं वो है प्राइमरी सेल।
और जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं वो है रिचार्जेबल, तो वो सेकेंडरी, और एक आते हैं फ्यूल सेल। तो पहले हमें नॉन रिचार्जेबल, इसके दो टाइप हैं, एक ड्राई सेल, यही जो सेल है ड्राई सेल, और लेक्लेंचे, और दूसरा होता है मरकरी सेल, जो रिस्ट वॉच की क्लॉक, रिस्ट वॉच में डलता है मरकरी सेल। इसके कहाँ यूज है, क्लॉक्स में, और इसके रिस्ट वॉच, और एनसीईआरटी में दूसरा लिखा होता है हियरिंग एड। तो ये क्लॉक, रिमोट, और एनसीईआरटी में लिखा होता है ट्रांजिस्टर। तो ये यूजेस इंपॉर्टेंट है, इन यूजेस पे ज्यादा क्वेश्चन देखे हैं, इनकी इक्वेशन से ज्यादा इनके यूजेस पे क्वेश्चन देखे हैं। और रिचार्जेबल में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसे बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। और एक और एनसीईआरटी में बहुत ही कम इंपॉर्टेंट निकल कैडमियम बैटरी गिवन होती है। और फ्यूल सेल, ये हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल, जो यूज होता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। और फिर लास्ट में इनकी आती है इक्वेशन। ये तो यूज हो गए, अब इनकी इक्वेशन एनोड पे और कैथोड पे। तो जो ड्राई सेल है, कि एनसीईआरटी में इसका डायग्राम गिवन है, इस ड्राई सेल की जो बॉडी है वो बनती है जिंक की। और एनोड पे हम लिखेंगे कि शुरू से हमने पढ़ा है जिंक ऑक्सीडाइज करता है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होगी एनोड की। और कैथोड, कैथोड पे इसके अंदर होता है NH4Cl, कि वो NH4Cl आयंस में टूटता है NH4+ Cl-, और NH4+ इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, जिससे बन जाता है NH3+ H2 गैस, NH3+ H2 गैस। और साथ में ऐड करते हैं MnO2, जो हाइड्रोजन को गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता है। और साथ में जिंक के साथ में एक्स्ट्रा थोड़ा सा ZnCl2 डालते हैं, जो NH3 गैस को सॉलिड बना देता है बाय अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कि MnO2 हाइड्रोजन गैस को खत्म कर रहा है, कि इस सेल के अंदर गैसियस प्रेशर ना क्रिएट हो, उसके लिए ये 2 एक्स्ट्रा रिएक्शन होती हैं। बस हमारे लिए मेन है एनोड की और कैथोड की। और NH4Cl आयंस में टूट गया, और ZnCl2 NH3 से कंबाइन करके ZnNH3(2)Cl2। और मरकरी सेल, इसमें भी Zn ही ऑक्सीडाइज करता है एनोड पे, Zn बन जाता है ZnO। बस यहाँ पे आयंस की जगह। और कैथोड पे मरकरी, मतलब मरकरी का Hg का यूज होगा, HgO गिव्स Hg+, Hg, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो Zn ZnO बन गया, HgO Hg बन गया। और इसमें बोलते हैं कि दिस सेल, मरकरी सेल डज नॉट इन्वॉल्व आयंस, सो द सेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इसका जो सेल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी सेल की रिएक्शन। फिर आती है लेड स्टोरेज बैटरी। बस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, केस स्टडी वगैरह इसी लेड स्टोरेज बैटरी पे ही चांस होते हैं। तो इसको याद करने के लिए कि जब ये डिस्चार्ज होता है, बस हमें एक लाइन याद कर लो, उससे हम इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। Pb का PbSO4 एंड PbO2 का भी PbSO4। Pb का PbSO4 और PbO2 का भी PbSO4। बस ये लिख लिया। अब इसको बैलेंस कर दो कि यहां पे Pb का चार्ज 0 और SO4 का -2, तो Pb का +2।
तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन, ये एनोड हो गई, और +2 इलेक्ट्रॉन। PbO2 में Pb आएगा x - 4 = 0 और इधर +2, तो ये हो गई रिडक्शन कैथोड पे। फिर इसमें हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अब इसमें क्या है, इधर SO4 तो इधर भी SO4 लिख देंगे, इसमें उधर SO4, इसमें इधर भी SO4 लिख देंगे कि +2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 - 2। बट इसमें यहां पे 2 ऑक्सीजन पहले से ही एक्स्ट्रा है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2 H2O, और 2 H2O से कितनी हाइड्रोजन आ गई, 4 H+। इसमें SO4 एक्स्ट्रा लगा दिया, SO4 - 2, इसमें भी SO4 - 2, फिर 2 ऑक्सीजन के लिए 2 H2O, 2 H2O से। तो यही केस स्टडी में एक बार क्वेश्चन आए थे कि एनोड पे कितने फेरेडे यूज हो रहे हैं, तो 2 फेरेडे, कैथोड पे 2 फेरेडे, और इनको ऐड कर देंगे तो नेट इक्वेशन आ जाएगी कि Pb प्लस PbO2 प्लस SO4 - 2, SO4 - 2, 2 SO4 - 2, फिर साथ में 4H+ gives 2 PbSO4 प्लस 2 H2O। तो ऐसे ये हो गई लेड स्टोरेज बैटरी की डिस्चार्जिंग, और इसको रिवर्स करना है, बस वो रिचार्जिंग हो जाएगी। इसको रिवर्स कर देंगे तो वो हो जाएगी रिचार्जिंग। तो यही सबसे फेमस है लेड स्टोरेज बैटरी। फिर निकल कैडमियम बैटरी, बस इसमें एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा नहीं दिया होता कि Cd + NiOH होल थ्राइस गिव्स CdO, Cd ऑक्सीडाइज हो गया, और NiOH होल थ्राइस होल ट्वाइस बन गया, और साथ में वाटर उसको एडजस्ट कर देंगे किसमें 2, और साथ में क्या आ जाएगा, कितनी हाइड्रोजन है, 3, 6, तो 1 H2O बाहर आ जाएगा। तो मरकरी ड्राई सेल, मरकरी सेल लेड स्टोरेज, और लास्ट में फ्यूल सेल। और फ्यूल सेल कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वाटर कि फ्यूल सेल मतलब जब तक इसको एनर्जी मिलेगी, जब तक इसको एनर्जी मिलेगी तब तक ये वर्क करेगा, और एक तरफ से हाइड्रोजन डालते हैं और एक तरफ से ऑक्सीजन, तो H2 और O2 कि H2 यहां 0, ये बन जाएगी H+ में, और H+ बनना मतलब इसकी ऑक्सीडेशन, और ये हो जाएगी कैथोड में O2 बन जाएगी OH- कि जैसे पहले बताया था कि वाटर ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर रेड्यूस भी कर सकता है। तो फिर इसको हम बैलेंस करना है कि 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन 2 OH। अब 2 OH से क्या करेंगे, कितने 2 OH बन गए, साथ में क्या डाल देंगे, H2O, तो कितने आ जाएंगे, H के लिए 2 OH के लिए H2O, उससे ऑक्सीजन फिर इम्बैलेंस हो गई, यहाँ इवन कर देंगे, यहाँ 2, और फिर 4H+, यहां भी हम 4 कर देंगे, 4 OH- और 4 इलेक्ट्रॉन। तो इतना क्लियर। एक मिनट इसको दोबारा करते हैं कि O2 से OH- कितनी O है, 2, तो यहां पे हम लगा देंगे उधर 2 हाइड्रोजन 2H+, और 2H+ से कितनी का चार्ज आ गया, इधर +2 उधर -2, तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर इनकी नेट इक्वेशन बना देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे, 2H2 प्लस 2H+ प्लस O2 गिव्स 4H+ और 2OH-। तो ये H+, 2H+ इधर, तो ये 2H+ बच जाएंगे, और 2H+ प्लस 2, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स
2H2O, इससे वाटर बनता है बीच में, और वो वाटर ही स्पेस प्रोग्राम, स्पेस में ड्रिंकिंग वगैरह के लिए यूज हो जाता है। और फ्यूल सेल, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द फ्यूल सेल। सो नोट इट डाउन। और लास्ट में एनसीईआरटी में होता है करोजन। लास्ट में करोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जो Fe है वो जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इट फॉर्म्स अ ब्राउनिश लेयर ऑफ नोन एज रस्ट। तो इसमें Fe ऑक्सीडाइज करता है Fe+2 में, और Fe+ और ऑक्सीजन रिड्यूस करती है 0 से -2 में। तो वही O2, 2H2O, 4 हाइड्रोजन, 4 H+ और 4 इलेक्ट्रॉन। So this is anode equation and this is cathode equation। तो बस ये इक्वेशन याद रखनी है। और प्रोटेक्शन कैसे प्रिवेंट करें करोजन को, तो वही जो बचपन से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो रेगुलर पेंट, फिर एक मेथड आता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब प्रोटेक्शन या फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक, या तो जिंक की लेयर लगा लो या फिर टिन की लेयर लगा लो, और लेयर ऑफ टिन, जिससे टिन कैन बनते हैं जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती है। तो ऐसे ये लास्ट में एनोड कैथोड की कुछ इक्वेशन आती हैं, ये याद करनी है। सो दिस कंप्लीट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद ऑलमोस्ट कंप्लीट एनसीईआरटी। सो रिवाइज, प्रैक्टिस द मोस्ट important weightage chapter for boards. So this is Saurabh Arora signing off, Chem 3D Mind Catalyst.